हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ सुकेश भटनागर आप सभी दोस्तों के साथ। और आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। जैसे कि भाई हम सब जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो उसमें जो हमने इंस्ट्रूमेंट इससे पहले सीआरआर पढ़ा था दोस्तों, एसएलआर पढ़ा था, उसके आगे जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे बैंक रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, एमएसएस क्या होता है, ओएमओ क्या होता है, उनको लेके मैं आपके साथ आज बातचीत करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम करिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को। लीजिए, तो दोस्तों देखिए, हमने इससे पहले क्लासेस में आपको बताया था सीआरआर के बारे में, एसएलआर के बारे में, क्या इनमें डिफरेंस होता है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था, है ना दोस्तों। इसके बाद एलएफ भी मैंने आपको बताया था, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। अब उसके बाद हमारे 3 हेडिंग्स रह गए थे बताने, जो मैंने बोला था आपको मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस थी, इसकी वजह से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया था, लाइव नहीं ले पाया था। तो उसी को मैं आपको आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक रेट को, फिर हम बात करेंगे एमएसएस को, फिर हम बात करेंगे ओएमओ को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी कहानी को समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडिंग्स हैं, तो ध्यान से आप सारे फ्रेंड्स समझिएगा। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है बैंक रेट। क्लियर? तो देखिए भाई, अगर मैं बैंक रेट को बातचीत करता हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको समझना है जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे रेपो रेट होता है दोस्तों, है ना, रिवर्स रेपो रेट होता है, इन सबके एक परसेंटेज होते हैं। ठीक, और ये हमारे वैसे ही होते हैं जैसे हमारे सी आई एस में रेट होते हैं, इस ब्याज की दर पर दर होती है। उसी तरीके से दोस्तों बैंक रेट होता है। बैंक रेट में क्या है भाई, जब आपको पता है, जब रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है दोस्तों? आरबीआई करता है। तो ऑब्वियस है, बैंक रेट को भी कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? आरबीआई करेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको पता है जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब आरबीआई के अंडर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ बैंक रेट। तो बैंक रेट कितना परसेंट है? तो आपको पता है दोस्तों 4.25%। तो आरबीआई के अनुसार अगर हम बात करते हैं, इस समय बैंक रेट चल रहा है 4.25%। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी चीज़, ये होता क्या है? देखो दोस्तों, अगर मैं बैंक रेट के बारे में बात करता हूँ तो इसकी दो डेफिनेशंस हैं। तो दोनों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। दोनों ही डेफिनेशन हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो हमारी इजी वाली डेफिनेशन होती है, जिसको मैं बहुत आराम से बता दूंगा। एक थोड़ी टेक्निकल होती है जो हमारे समझने वाली है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल डेफिनेशन जो होती है वो पढ़ते हैं। जनरली दोस्तों आप सबने पढ़ा होगा बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए पैसा उधार देता है ना। भाई आप सबने सुना होगा, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। वेरी गुड, यही तो है इजी डेफिनेशन। मतलब बैंक रेट क्या हुआ? एक ऐसा रेट जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं दोस्तों, कौन से बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स, है ना। और इनको क्या देता है दोस्तों? पैसा देता है। बट याद रखना, ये जो होता है फॉर लॉन्ग टर्म होता है। जैसे कि आपको याद होगा रेपो रेट। रेपो रेट मैंने पढ़ाया था, रेपो रेट में भी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा देता था, है ना। बट रेपो रेट इज शॉर्ट टर्म। रेपो रेट शॉर्ट टर्म है दोस्तों। इंस्टीड, इसके अलावा अगर बैंक रेट को लेकर बात करा जाए बेटा, तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है। तो वो रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है, उसी को बोलते हैं बैंक रेट। अब आप बोलेंगे सर लॉन्ग टर्म कितना? तो याद रखना दोस्तों, लॉन्ग टर्म का यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 365 डेज, या फिर आप कह सकते हो मैक्सिमम 1 ईयर भी कह सकते हो, है ना। आसान भाषा में लिख देता हूँ, मैक्सिमम 1 ईयर। मतलब ये है कि कभी भी बैंक रेट में लैंडिंग और बोरोइंग 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होती, ये 1 साल तक के लिए ही होता है ना। तो ये तो है इसका इजी डेफिनेशन, जो जनरली आपने हर बुक्स में पढ़ा होगा, जनरली आपने अलग अलग जगह पढ़ा होगा, है ना। लेकिन क्या ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है? नहीं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, जो इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन है, जो वाकई में इसकी डेफिनेशन होती है, टेक्निकल वाली। अगर हम आरबीआई के वेबसाइट पे भी विजिट करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी जो मैंने पहली वाली बताई है। क्लियर? क्यों? ये तो हमने चीज़ों को आसान बनाने के लिए कर रखा है। लेकिन अगर आप मुझसे बोलें कि सर एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, चलो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मेरे शब्दों को सुनना ध्यान से आप सारे दोस्त।
बस पानी पीता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट का समय दो। चलिए भाई, पानी हो गया है एंटर। अब हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया चीज़ें। देखो दोस्तों, पहले आरबीआई की वेबसाइट पे जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों याद रखना, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आरबीआई ने क्या बोला है, मैं आपको डेफिनेशन बोलूँगा, आप सुनिए, समझिए की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन तो करूँगा ही करूँगा, है ना। देखो आरबीआई ने बोला है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बैंकों के कमर्शियल बिल्स या अदर बिल्स, कोई भी बिल्स हो सकते हैं, उनको रीडिस्काउंट करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों, रीडिस्काउंट करने के लिए एग्री होता है, यानी कि तैयार होता है, या फिर उसको रीडिस्काउंट करता है। एक लाइन में बोल सकते हैं, वो रेट जिस रेट पर आरबीआई बैंकों के कमर्शियल पेपर्स या अदर बिल्स को रीडिस्काउंट करता है, उसी को बोलते हैं बैंक रेट। अब आधों के तो समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है क्यों। आप बोलोगे सर एक बात समझ में नहीं आई, ये क्या है रीडिस्काउंट, इसको क्या हो, ये कहाँ से आ गया रीडिस्काउंट वर्ड, है ना। चलो, इसको समझने के लिए दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट से दोस्ती करनी पड़ती है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। याद है, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे, यूट्यूब पे ही पड़ी हुई हैं दोस्तों, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको मिलेगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, किस वाले में, जब मैंने टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस पढ़ाए थे, याद है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मोर्गेज प्लेस, हाइपोथिकेशन, उसी समय पढ़ाया था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी, है ना दोस्तों। जिन्हें पढ़ा है उन्हें याद होगा, जिनको नहीं पता उनका यहाँ पे डेफिनेशन में डब्बा गोल हो जाएगा। चलो मैं इसको एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को अगर मैं बात करते हैं तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, कार और टायर, याद आया। दो बिजनेसमैन थे, ए और बी, शायद आपको याद आया होगा। दोनों का बिजनेस एक दूसरे पे डिपेंड करता है ना। और ए इससे टायर लेता है, मैं शायद एग्जांपल में 1,000 टायर लिए थे, है ना दोस्तों। और बी, ए कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो बी कहता है भाई प्रूफ दे, तो ए इसको क्या लिखते थे, ब्रिटेन में बिल लिख के देता है ना। याद आया दोस्तों, मे भी आपने पढ़ा हो तो याद आया होगा। तो यही जो मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया था, यही था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और फिर क्या बताया था दोस्तों मैंने उस एग्जाम्पल में, धीरे धीरे समय बढ़ता है और बी के दिन खराब हो जाते हैं, है ना। और फिर बी क्या करता है, उस बिल को जो ए ने दिया था बैंक में लेके जाता है, जहाँ पे ए ने बोला था कि इस बैंक में दिखा के पेमेंट ले लेना। और क्या होता है, जब बैंक में लेके जाता है बिल, बैंक कौन, बी, तो बैंक बोलता है कि सर अभी तो इस बिल को मैच्योर होने में 1 महीना बाकी है, और आप जल्दी आ गए हैं। मैंने बताया था ना 3 महीने का बिल था वो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिया था मैंने, 2 महीने पूरे हो गए थे लेकिन 1 महीना रह गया था। फिर बी बोलता है वहाँ पे जाके, अरे सर मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे अभी फंड दे दीजिए, नहीं तो मेरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो बैंक क्या बोलता है, याद आया, ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन उतना नहीं दूंगा जितने का बिल है, मैं इस पे कुछ परसेंटेज, जैसे 1 या 1.5 या 2% कुछ भी हो सकता है, 1% एग्जाम्पल मान लेते हैं, 1% क्या काटूंगा, डिस्काउंट काटूंगा। याद आया दोस्तों। और डिस्काउंट काट के, यानी कि 1% काट के अपने पास रख लेता है, और रिमेनिंग पैसा बैंक किसको देता है, बी को दे देता है। तो यही पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल बिल्कुल पूरा हेडिंग था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में। यानी कि दोस्तों डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की समरी क्या हुई, जब कोई कस्टमर या पर्सन किसी बिल को उसकी मैच्योरिटी टाइम से पहले बैंक के पास लेके जाता है, और बैंक उस बिल का पेमेंट जिस जिस एक तरीके से उसकी मैच्योरिटी टाइम से पहले करता है, बट डिस्काउंट काट के करता है ना, कुछ बट्टा काट के करता है, बट्टा बोलते हैं हिंदी में दोस्तों डिस्काउंट को, या फिर कुछ परसेंटेज काट के या कुछ कमीशन काट के करता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और बी को पैसा मिल गया, बैंक क्या करता है, उस बिल को जब वो मैच्योर हो जाता है, 3 महीने 6 महीने 1 साल जो भी हो, डजेंट मैटर, उस बिल को लगाता है और पूरा पेमेंट ले लेता है। याद आया दोस्त, ये मैंने पढ़ाया था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब एक जरा मेरी बातों को सुनना ध्यान से, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये बी जो है, अगर मान लो उस बिल की मैच्योरिटी डेट, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो 8 महीने है या 6 महीने है, कोई भी मान लो, चलो 6 8 मंथ्स ले ली, है ना। 8 महीने बाद पेमेंट देने के लिए बोला। अब हुआ क्या, ये बी जो है बैंक के पास 2 महीने में ही आ गया। अब एक बात बताओ दोस्तों,
बैंक ने इसको डिस्काउंट डिस्काउंट काट के चलो 2% या 1% काट के पैसा दे दिया। अब बिल बैंक के पास पड़ा है। तो भाई एक बात बताइए, क्या 6 महीने तक इसकी कोई कीमत है? कुछ ना है, बैंक के लिए तो कागज का टुकड़ा ही रह गया, है ना। तो अब क्या कर सकता है बैंक? तो दोस्तों हमें लगता है बैंक के लिए कागज का टुकड़ा है, नहीं। बैंक के पास एक दूसरा ऑप्शन है, पता है। अब यही तो मजा आएगा। बैंक चाहे इस बिल को आरबीआई के पास रखेगा। किसके पास रखेगा? पापा के पास। और आरबीआई से बोलेगा, ये लो, ये पकड़ो बिल, और मुझे इसके बदले क्या दो? पैसा दो। अब बैंक ने जब ये बिल आरबीआई के पास रखा, तो आरबीआई को पता चल गया ये बिल इसका तो है नहीं भैया, ये तो कस्टमर के नाम पे इशू है, ए के नाम पे इशू है, बी के बात लिखी है इसमें। तो आरबीआई ने बोला ठीक है, मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन लेकिन अब मेरी बात सुन। जब तुझसे मैं पैसा लूंगा, जैसे तूने बी के साथ किया, अब वैसे ही मैं तेरे साथ करूंगा। बैंक ने बोला मतलब? आरबीआई ने बोला तूने बी को पैसे दिए थे क्या? पूरे पैसे दिए? बैंक ने बोला ना, मैंने तो 1% का डिस्काउंट काटा। तो आरबीआई ने बोला ठीक है, बिल्कुल सेम, मैं तुझे इस कागज के बदले पर से पैसा दूंगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे कुछ डिस्काउंट काटूंगा इस बिल के ऊपर। और वही रेट दोस्तों, जिस रेट पर आरबीआई डिस्काउंट काट के इस बिल को पेमेंट करता है, किसको? बैंक को, उसी रेट को बोलते हैं बैंक रेट। तो इस समय बैंक रेट कितना है? 4.25% है ना। 4.25%। तो बैंक क्या करे, आरबीआई क्या करेगा? 4.25% डिस्काउंट काटेगा, और काट पीट के किसको दे देगा पैसा? रिमेनिंग पैसा बैंक को दे देगा। क्लियर हुआ? तो यानी कि अब डेफिनेशन जोड़ो जरा, क्या बैंक रेट में वही हुआ नहीं हुआ जिस रेट पर आरबीआई बैंकों के बिल को डिस्काउंट करता है ना। उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, या फिर बैंक रेट बोलते हैं। क्या है? बैंक रेट का नाम बोलते हैं जिस रेट पर आरबीआई बैंकों के बिल को डिस्काउंट करता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो री लिखा है, री डिस्काउंट। अरे री माने क्या होता है चाचा? दोबारा। री माने फिर से, अगेन। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो बिल था, पहले बैंक ने डिस्काउंट किया, फिर ये आरबीआई के पास गया, तो क्या आरबीआई ने दोबारा डिस्काउंट नहीं करा इस पर? यस और नो? यही रीज़न है, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है री डिस्काउंट। यानी कि वो रेट, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों के डिस्काउंट किए गए बिल को दोबारा से डिस्काउंट करता है, उस रेट को क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको विद एग्जाम्पल सारी बातें अच्छी समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। यही रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें हम बिल को रीडिस्काउंट करते हैं, इसलिए इस बैंक रेट के अदर नेम्स हैं, एग्जाम में आते हैं भैया। इस बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं अलग अलग देशों में। इस बैंक रेट को रीडिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, एग्जाम में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन सा रेट है जिसे डिस्काउंट रेट कहते हैं, वो कौन सा रेट है जिसे डिस्काउंट रेट कहते हैं? तो सबका आंसर एक, वो है बैंक रेट। क्लियर? चलिए, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ दोस्तों। एक बात बताओ, आजकल क्रेडिट कार्ड के ज़माने में कोई ऐसे बिल बिल यूज़ करता होगा? सोचो जरा। समय ढल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, सब चीज़ें बदल गई हैं, इनका यूज़ कम ही हो चुका है। तो याद रखना दोस्तों, हुआ क्या, जब ये धीरे धीरे समय बढ़ा और हमारा जब रेपो रेट वगैरह आ गया, है ना। बैंक रेट एक्चुअली पहले चलता था दोस्तों, रेपो रेट बाद में आया था। 2002 या 2003 या 4 के अराउंड आया था, ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो जब रेपो रेट वगैरह आया, तो रेपो रेट के आने से इसकी अहमियत कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई डिस्काउंट विस्काउंट का लफड़ा नहीं था, है ना। और धीरे धीरे हमने देखा कि बिलों का डिस्काउंट भी होना कम हो गया। तो हुआ क्या, आरबीआई ने एट प्रेजेंट बैंक रेट को डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू मतलब इसका यूज़ करना बंद कर दिया। मतलब एट प्रेजेंट दोस्तों, सच बताऊं तो बैंक रेट का इस्तेमाल नहीं होता है। और धीरे धीरे जब समय बढ़ा, तो समय के मौके पे चौका मारते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक रेट को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, और इसको मर्ज कर दिया किसमें? अगला हेडिंग जो पढ़ाऊंगा मैं आपको, एमएसएफ में। किसमें मर्ज कर दिया? एमएसएफ में मर्ज कर दिया। अब पॉइंट आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, क्या कि सर एक बात समझ में नहीं आई, जब इसको ख़त्म ही कर दिया है, अब इसका इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं?
आरबीआई की वेबसाइट पे इसका नाम क्यों छपा हुआ है ना दोस्तों? सही बात है यार, क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट है। चलो बताता हूँ दोस्तों, याद रखना। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न, इसके पीछे रीज़न ये है कि एट प्रेजेंट जो बैंक रेट होता है ना दोस्तों, उसका सिर्फ एक ही काम है। क्या? इट वर्क्स ओनली एज एन पैनल रेट। ये केवल पैनल रेट की तरह काम करता है। अब आप बोलोगे ये क्या बीमारी आ गई? दोस्तों पैनल रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाता है, सजा देने वाला रेट, पनिशमेंट रेट, समझ सकते हो मतलब। अब आपको पता है भाई, बैंकों के पापा आरबीआई। अगर मान लो बैंक गलती करता है, नहीं सुधरता, तो आरबीआई कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, भाई मान लो आपको मैंने बताया है कि हर एक बैंक को सीआरआर मेंटेन करना है आरबीआई के पास, याद है? मैंडेटरी है, हर एक बैंक को सीआरआर रखना पड़ता है आरबीआई के पास। अब मान लो दोस्तों, अगर कोई बैंक ऐसा है जो सही से सीआरआर मेंटेन ना करे या फिर लापरवाही करे, वो क्या देख लें क्या कर लेगा आरबीआई हमारा। अब मान लीजिए ऐसा करता है, तो क्या होगा देखो, अगर मान लो किसी बैंक ने प्रॉपर वे में सीआरआर मेंटेन नहीं किया, तो सबसे पहले आरबीआई चेक करेगा कि कुछ ऐसा तो नहीं कि वाकई में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ जिसके कारण ये सीआरआर ना मेंटेन करवा रहा हो, है ना? हो सकता है कुछ जेन्युइन रीज़न हो गया हो यार, फंस गया हो बेचारा, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो बैंक के साथ। तो अगर लगता है जेन्युइन है तो चलो छोड़ देगा एक बार को। लेकिन अगर उसे लगता है कि जेन्युइन रीज़न नहीं, इसने जानबूझकर, ये कर सकता था सीआरआर मेंटेन लेकिन जबरदस्ती जानबूझकर इसने सीआरआर मेंटेन नहीं किया, अब देखो क्या करता है पापा, हमारे आरबीआई पापा। तो आरबीआई सीधे बैंक से बोलेगा, पहले तो मुझे एक रिटन में मेल कर कि तूने सीआरआर मेंटेन क्यों नहीं किया, एक्सप्लेनेशन लेटर दे। दूसरी चीज, उसको देने के बाद, लिखने के बाद बख्शेगा नहीं। आरबीआई क्या करेगा, उस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाएगा। कितनी? बैंक रेट, जितना बैंक रेट चल रहा है उतना प्लस 3%। ऊपर से ये पेनल्टी भर मुझे क्योंकि तूने गलती करी है। दो चीज़ें हो गई। ठीक है, ये बच्चों कब है? अगर गलती पहली बार हुई है तो। अब मान लो उसने एक्सप्लेनेशन लेटर दिया, वही सीधी सी बात, जेन्युइन रीज़न तो था ही नहीं, वो तो होना ही नहीं था, और पेनल्टी भी दे दी। अगर सुधर गया तो अच्छी बात, अगर मान लो सर ना सुधरा तो फिर से आरबीआई का विकराल रूप देखो। अब की बार एक्सप्लेनेशन तो गया बाहर में, ठीक है, उसे पता है इसकी आदत खराब है, तो अब की बार है बैंक रेट प्लस 5%। ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये कब है? सेकेंड इंस्टेंट में। ठीक है, दोबारा, मतलब आरबीआई धमकी देगा प्लस पेनल्टी वसूलेगा। चलो बेटा पेनल्टी तो दे दो, बिना बिना सेवा के मेवा थोड़ी मिलती है, मेवा तो चाहिए भैया, सेवा तो हम तुम कर ही रहे हो हमारी। अगर दोस्तों, अगर बैंक सुधर गया तो सही है, लेकिन इसने अगर तीसरी बार ऐसा करा, थर्ड टाइम ऐसा करा, तो अब की बार कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। अब की बार दोस्तों आरबीआई के पास इतना टाइम नहीं होता, आरबीआई इतना इतना शरीफ दिल का इंसान है, कोई पेनल्टी नहीं लगाता। वो बस एक काम करता है, लाइसेंस कैंसिल। वो कहता है जा यार मौज कर, तू भी मौज कर और मैं भी मौज कर, काम खत्म। ना रहेगा बैंक, ना बचे, ना मेंटेन होगा सीआरआर। ठीक है, जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब गेम इज़ ओवर, लाइसेंस इज कैंसल्ड। तो अब आप देखिए, क्या पेनल्टी जो होती हैं वो बैंक रेट पर डिपेंड है या नहीं? यस और नो? यही रीज़न है, इट्स कॉल्ड पैनल रेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पैनल रेट बोलते हैं। बट आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी पेनल्टीज हैं इन सबको मूव कर रहा है किसकी तरफ? रेपो रेट पर। और जिस दिन पूरा सिस्टम रेपो रेट पे मूव हो जाएगा, उस दिन दोस्तों ऑटोमेटिक बैंक रेट क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। क्लियर? अभी टाइम लगेगा, लेकिन कार्य प्रगति पर है। मे बी कब हो जाए, है ना? आपको इन्फॉर्मेशन मिले, हमें इन्फॉर्मेशन मिले, जब भी मिलेगी बस हो जाएगा। क्लियर? चले, तो ये था पूरा बैंक रेट की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, एक बार देख लो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, बैंक रेट की जो डेफिनेशन है दोस्तों हमारे आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 49 में लिखी है दोस्तों, ये भी याद रखना। और देखो ये मैंने बता ही दिया, रेडी टू बाई और डिस्काउंट द वैक्सीन, है ना, वही सब चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें लिख दिया। और ये हमारा क्या हो चुका है, एमएसएफ रेट में हमारा क्या हो चुका है, आपका मर्ज हो चुका है, देखो लिखा हुआ है, डोरमेंट हो चुका है ना? ये सारी चीज़ आपको पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अब हम बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग पढ़ेंगे दोस्तों, और उसका नाम है एमएसएफ। बड़ा ही मस्त हेडिंग है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। देखो भाई, एमएसएफ के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग
फैसिलिटी, कितना प्यारा नाम है ना दोस्तों। चलो, एमएसएफ का पूरा नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या है ये फैसिलिटी? देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बताओ, आप ही मुझे बताओ। एमएसएफ है, इसके नाम में लास्ट में एक बड़ा है फैसिलिटी। फैसिलिटी कौन दे सकता है यहाँ पे, आप ही बताओ। बैंक देगा या आरबीआई देगा? तो पप्पा देंगे। बैंक की गाँव कौन आरबीआई को फैसिलिटी दे? यानी कि एक बात सीधी सी क्लैरिफाई है कि ये भी फैसिलिटी है आरबीआई के द्वारा, और किसको देगा? बैंक को देगा। अब तुम्हें पता ही है बच्चों, बैंक को तो सिर्फ एक ही सुविधा अच्छी लगती है, अपना सपना मनी मनी, है ना भाई? पैसा चाहिए बस बैंक को, क्या चाहिए? पैसा, बस खत्म। यानी कि इसमें भी क्या होता है, आरबीआई बैंकों को, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको क्या देता है दोस्तों? मनी देता है, यानी कि पैसा उधार देता है, बस। अब आप बोलोगे मुझसे क्या, सर एक बात बताओ, आपने अभी रेपो रेट बढ़ाया तो भी पैसे दे रहा था आरबीआई, बैंक रेट बढ़ाया तो भी पैसे दे रहा था आरबीआई, अब एमएसएफ आया तो भी पैसा दे रहा है आरबीआई। अरे सर, ये आए क्यों हैं इतने सारे बवाल, कहना क्या चाहते हो? मतलब आपने बोला था कि जब बैंकों को थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म, तो वो लेते हैं रेपो रेट पर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई। लंबे समय के लिए चाहिए तो आपने बताया था वो लेते हैं बैंक रेट पर, बिल्कुल सही बात है भाई। तो अब ये बताओ सर, ये क्यों आया? सही बात है ना? चलो समझते हैं, बताते हैं। दोस्तों अब सुनना ध्यान से, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़ी डीप चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। चलो मैं अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगली स्लाइड तो है ही नहीं। चलो यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पीछे वाली स्लाइड है कुछ, पीछे वाली भी नहीं है, चलो यहीं कर देता हूँ, ध्यान सुनना। देखो दोस्तों, एक बात बताओ, अगर मान लो एक बैंक है जिसको पैसा चाहिए केवल एक दिन के लिए, एक दूसरा बैंक है जिसको पैसा चाहिए केवल 8 घंटों के लिए, एक तीसरा बैंक है जिसे पैसा चाहिए केवल 10 घंटों के लिए, तो क्या वो रेपो रेट पे पैसा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है भाई, किसने मना करा, ले लो। क्योंकि रेपो रेट तो भाई मैक्सिमम 90 डेज तक होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? रेपो रेट पर अगर ओवरनाइट लेंडिंग होती है, बोरोइंग होती है, ओवरनाइट मतलब मैक्सिमम 1 डे तक, अधिक से अधिक 24 घंटे तक होती है, तो वहाँ पे कंडीशन है कि बैंक जो है अपने एनडीटीएल का मैक्सिमम 0.25% ले सकते हैं, बस। कितना ले सकते हैं दोस्तों? 0.25% तक ले सकते हैं, इससे ऊपर अलाउड नहीं होता। अब हुआ क्या था दोस्तों, ये बात है लगभग 2010 के अराउंड की, 2010 की। अब उस समय बहुत से बैंकों को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो कोई बोला मुझे एक दिन के लिए चाहिए, कोई बोला 8 घंटे के लिए, कोई बोला 10 घंटे के लिए। आरबीआई ने बोला टेंशन काहे को ले रहे हो भाई, रेपो रेट पे ले लेना यार, क्यों परेशान कर रहा है? अब बैंकों ने बोला कि सर हमें तो 0.25% से ज़्यादा चाहिए। एक बोला मुझे 0.3 चाहिए, एक बोला मुझे 0.5 चाहिए, एक बोला मुझे 0.7 चाहिए, एक बोला मुझे 0.8 चाहिए, एक बोला 0.9 चाहिए। अरे यार, दुखी कर दिया आरबीआई को। तो आरबीआई ने सोचा एक काम करते हैं, इनकी इस सुविधा को दूर करने के लिए एक नई विंडो लाते हैं। और वही नई विंडो क्या थी? एमएसएफ थी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लॉन्च कर दी गई आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ने बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी, अगर तुम्हें पैसा चाहिए, कंडीशन लगा दी आरबीआई ने, कब तक के लिए? ओवरनाइट बेसिस चाहिए। ओवरनाइट का मतलब दोस्तों मैक्सिमम 24 आवर्स। तो अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो? एमएसएफ का इस्तेमाल करके पैसा ले सकते हो हमसे। तो बैंकों ने बोला ये क्यों लिया? अरे रेपो रेट चल तो रहा है, तो नया क्यों लिया है? अब भाई इस बात तो सोचने की है। भाई एक बात बताओ दोस्तों, रेपो रेट में भी जब एक दिन के लिए मिल जाता है, तो एमएसएफ लाने की जरूरत क्या थी? अब भाई सीधी सी बात है, कुछ ऐसा तो लाओ ना इसमें जो रेपो रेट की इम्पोर्टेंट कम करे। कुछ ऐसा तो लाओ ना इसमें जिसके कारण बैंक एमएसएफ की तरफ अट्रैक्ट हो, है ना? तो बस वही चीज़, कुछ बढ़िया बढ़िया मसाले लगा के लाने पड़ेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें आरबीआई ने इंट्रोड्यूस कराई होंगी। अब वही तो इसके फीचर्स हैं जो मुझे समझाने हैं। देखो, आरबीआई ने दोनों क्या बोला? आरबीआई ने बोला बैंकों से, देखो भाई, ये जो हम फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, इसमें मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, इसमें केवल ओवरनाइट बेसिस लैंडिंग होगी। मतलब 24 घंटे तक के लिए मैं मैक्सिमम पैसा दूंगा, उससे ज़्यादा के लिए आपको पैसा नहीं दूंगा। बैंकों ने बोला ठीक है भाई साहब, और बताओ। दूसरी चीज़ आरबीआई ने बोला, देखो तुम्हें क्या परेशानी थी, 0.25% एनडीटीएल मैक्सिमम, अब मैं इस लिमिट को बढ़ा रहा हूँ, जाओ मौज करो।
आरबीआई ने बोला कि अब तुम यहाँ पे अप टू 3% ऑफ एनडीटीएल ले सकते हो। याद रखना दोस्तों, ये 3% प्रेजेंट की लिमिट है एट प्रेजेंट। एनडीटीएल का 3% तक दे सकते हैं, लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना तो 3% नहीं था, उस समय केवल एक हुआ था, 1%। बाद में बढ़ा के 2% करा गया, और पिछले साल कोविड के कारण इसे बढ़ा के 3% कर दिया गया। तो हमें तो प्रेजेंट वाला याद रखना है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि एमएसएफ पर बैंक कितने परसेंट तक एनडीटीएल का ले सकते हैं दोस्तों? अप टू 3%, 3% तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ये भी आपको याद होना जरूरी है। अब आरबीआई ने एक और इंटरेस्टिंग चीज करेंगे बच्चों। एक बात बताओ, अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, अगर किसी बैंक को मात्र 0.20% चाहिए एनडीटीएल का, तो रेपो रेट पे ले सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे उसे रेपो रेट में फायदा भी है, क्यों? क्योंकि रेपो रेट है 4%, और दोस्तों एमएसएफ जो रेट हो रहा है ना, जो चल रहा है इस समय एमएसएफ का, वो चल रहा है 4.25। तो भाई सस्ता कहाँ पड़ रहा है? 4% पड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या एमएसएफ पे कोई बैंक लेना चाहेगा? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि रेपो रेट पे बैंक क्या करे, टुकड़ों टुकड़ों में ले ले। लो भैया जीरो, मान लो एक चाहिए तो 0.20, 0.20, 0.20, 0.20 करके एक बना दिया 5 बार में। जुगाड़ तो अच्छा है यार, है ना, और सस्ते में मिल गया। तो मतलब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना आरबीआई को, जिससे कि एमएसएफ की वैल्यू ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू रेपो रेट। एम आई राइट? ध्यान से सुनना दोस्तों। तो आरबीआई ने यहाँ पे एक ऐसा गेम खेला, ऐसा गेम खेला, जो अगला पॉइंट बताऊंगा मैं, उसके कारण हर बैंक का दिमाग घूम गया। और जब भी उन्हें 24 घंटे के लिए पैसा चाहिए होता है, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, एमएसएफ। अब ऐसा क्या गेम खेला, जरा सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने एक बात बताई भी थी। क्या दोस्तों, रेपो रेट पर जब कोई बैंक पैसा लेता है, क्या वहाँ पे उसे कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी रखनी पड़ती है? यस और नो, जल्दी बताओ। आपको मैंने बताया था बिल्कुल रखनी पड़ती है ना, बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने पढ़ाया था कि रेपो रेट पर अगर कोई बैंक पैसा लेता है तो वहाँ पे उसे सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। अब ये मत सोचना चाचा, क्या कि यहाँ पे एमएसएफ में आरबी ने बोल दिया होगा लो हमसे पैसा ले लो और कोई सिक्योरिटी ना रखो, नहीं। ये पापा बड़े खतरनाक है भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आरबीआई ने यहाँ पर कुछ और गेम खेला। अब बताता हूँ क्या खेला। आरबीआई ने बोला चलो एक काम करो, जब तुम मुझसे रेपो रेट पर पैसा लेते हो तो मेरे पास सिक्योरिटी रखते हो। आप बैंकों ने बोला हाँ जी पापा जी रखते हैं, और उसके बदले मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, मानी देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो आरबीआई ने बोला जब तुम मुझसे एमएसएफ पे पैसा लोगे ना, तो भी तुम्हें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, और उसके बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। बैंकों ने बोला मतलब, बात तो वही हो गई, वहां पे भी रखनी पड़ रही है सिक्योरिटी, यहाँ पे भी रखनी पड़ रही है, अंतर क्या रह गया? बात तो सेम है, हम क्यों करें तुम्हारा एमएसएफ इस्तेमाल, हम तो रेपो रेट ही करेंगे। अब आरबीआई ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली, दोस्तों याद रखना, रेपो रेट पर जब बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं और सिक्योरिटी रखते हैं, तो उनको ऐसी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ऐसी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है जिसमें उन्होंने अपना एसएलआर मेंटेन ना किया हो, मतलब फ्रेश सिक्योरिटी। ये तो लफड़े वाली बात है, यानी कि सीधी सी बात है, एक ऐसी सिक्योरिटी जिसमें उनका एसएलआर मेंटेन ना हो, यानी कि नया पेपर, नया बॉन्ड, नया कागज, है ना। और आरबीआई ने यही गेम खेल दिया। आरबीआई ने बैंकों से बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जिस कागज में तुमने एसएलआर मेंटेन कर रखा है। आपको पढ़ाया था मैंने एसएलआर, याद है? एसएलआर क्या होता है? वो पैसा जो बैंक अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड एसेट्स, याद आया? और मैंने बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है, बैंक अपना एसएलआर मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाते हैं, याद आया दोस्तों? तो मान लो किसी बैंक ने ये कागज का टुकड़ा है, इसमें अपना एसएलआर मेंटेन कर रखा है, तो एक बात बताओ, क्या इस कागज को रख के आरबीआई से वो रेपो रेट पर पैसा ले पाएगा? नहीं, क्योंकि अलाउ ही नहीं है। तो आरबीआई ने यही बोला कि तुम अब एक काम करो, जिसमें तुमने एसएलआर मेंटेन कर रखा है उस कागज को ही रख दो मेरे पास, और उसके बदले मुझसे पैसा ले लो। मतलब एक तीर से दो निशाने। मतलब एक कागज का टुकड़ा जो कोई हर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है तो मैंडेटरी है,
हर एक बैंक करते हैं अपने फ़ायदे के लिए एसएलआर मेंटेन, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही करते हैं। तो यानी कि एसएलआर भी मेंटेन हो गया और इस कागज़ को आरबीआई के पास रख दो तो एमएसएफ पे पैसा भी मिल गया। ये हुए ना एक तीर से दो निशाने। तो बैंकों के तो मजे आ गए। अब आप खुद सोचो दोस्तों, बैंक किसको प्रेफर ज़्यादा करेगा, रेपो रेट को या एमएसएफ? भाई अगर कॉमन सेंस लगाए तो यहाँ पे उसका काम आसान हो रहा है। मानते हैं 0.25% ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन ईजी भी तो हो रहा है। पता चला 0.25% देखेगा तो उससे ज़्यादा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसे नई फ्रेश सिक्योरिटी में, है ना। एक नया इन्वेस्टमेंट करेगा, करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा उसे, फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर भैया इतना पैसा होता तो पैसे ही क्यों उधार लेता बैंक। पॉइंट आया, बैंकों की अटक गई गाड़ी। आरबीआई ने ऐसा पेंच डाला कि बैंकों का दिमाग घूम गया। और इसी पेंच के कारण एट प्रेजेंट जब भी बैंकों को ओवरनाइट फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो मोस्ट ऑफ द प्रेफर किसको करते हैं, एमएसएफ को करते हैं। क्लियर। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसबीआई पीओ का, यही क्वेश्चन था, प्रीवियस देख लेना उठा के, कि ये बताइए एमएसएफ पर जब आरबीआई बैंकों को पैसा देता है तो किस सिक्योरिटी के अगेंस्ट देता है। तो याद रखना वो सिक्योरिटी होती है एसएलआर कोटा सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी, एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज। क्लियर। तो जिसमें उन्होंने अपना एसएलआर मेंटेन करा है उसी को रखो आरबीआई के पास गिरवी और एमएसएफ पे बदले पैसा ले लो। क्लियर। और एक बात और बताऊं, जिस रेट पर आरबीआई पैसा देगा यहाँ पे उसी रेट को बोलते हैं एमएसएफ रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, एमएसएफ रेट के नाम से जानते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो अब ये जो दमदार फीचर आया उसने पूरे ही सीन बदल दिया इस पूरे एमएसएफ का। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना दोस्तों, कभी भी कोई भी बैंक अगर एमएसएफ फैसिलिटी का यूज़ करता है तो उसे कम से कम 1 करोड़ रुपए तो लेने पड़ेंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एमएसएफ इज 1 करोड़, और मैक्सिमम तुम्हें पता ही है भैया, मैक्सिमम अप टू 3% ऑफ एनडीटीएल, इससे ऊपर तो हो नहीं सकता। अगर किसी का एनडीटीएल मान लो 100 करोड़ है तो 3 करोड़ हो गया, यानी कि कम से कम 1 करोड़ लो और अधिक से अधिक 3 करोड़ तुम्हारी लिमिट बन गई। अगर किसी का एनडीटीएल दोस्तों भैया 500 करोड़ है तो कितना हो गया, 15 करोड़ हो गया तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट, है ना। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। तो मिनिमम तो 1 करोड़ होना ही होना है, 1 करोड़ से कम तो पैसा लेना ही नहीं पड़ सकते, आप ले ही नहीं सकते। उससे ऊपर मल्टीपल में लोगे। अब ऐसा नहीं होगा कि बोलो तुम वहाँ पे जाके, चलो एक काम करो आप मुझे ना 1.25 करोड़ दे दो, नहीं। या तो एक ले या फिर दो ले या तीन ले या पाँच ले 10 ले 15 ले 20 ले, जितना तेरा मैक्सिमम है उतना तक ले ले, है ना। तो यही आरबीआई के द्वारा एक फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि एमएसएफ। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी बातें क्लियर हैं तो कमेंट में बताइए, है ना। एक बार एक लाइन में समरी देता हूँ। एमएसएफ रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए पैसा उधार देता है, और यहाँ जो पैसा उधार देता है उस पर ब्याज खाता है। उस ब्याज को बोलते हैं एमएसएफ रेट। आरबीआई जो लेता है बदले में यहाँ पे सिक्योरिटी रखवाता है। जो सिक्योरिटी रखवाता है वो हमारी एसएलआर कोटा सिक्योरिटी होती है जिसमें बैंकों ने एसएलआर मेंटेन करा होता है। और यहाँ जो पैसा देता है बैंक, आरबीआई बैंकों को मैक्सिमम उनके एनडीटीएल का 3% तक देता है। क्लियर। और एक पॉइंट और याद रखना है, क्या इसका मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ से कम पैसा यहाँ पे नहीं मिलता, ऐसा यहाँ पे आरबीआई के अनुसार बोला गया है। क्लियर। तो ये था पूरा एमएसएफ की पूरी एक लाइन में समरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ध्यान से पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग। आ गया, मस्त आ गया एमएसएस। अब ये क्या होता है दोस्तों, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बताते हैं। इसका फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन स्कीम। अरे बहुत आसान है यार, कुछ ना है इसमें तो। दोस्तों एक बात बताओ, इसके नाम में आ रहा है स्कीमों में, स्कीम क्या होती है, योजना होती है। अब एक बात बताओ दोस्तों, कोई भी योजना कोई भी स्कीम क्यों आती है, कुछ करने के लिए आती है ना। जैसे मोदी जी लाए प्रधानमंत्री जनधन योजना, खाते खोलने आई है ना। खाते नहीं तो जब तो आई थी। तो बस ये भी कोई समस्या हो गई जब तो आई है, तो बस समस्या जान लो, काम खत्म। तो दोस्तों याद रखना, इस समस्या को जानने के लिए आपको आना पड़ेगा 2003 कह रहा हूँ, या 2004-5 कह रहा हूँ, आना पड़ेगा। चलो आ जाओ। अब देखो हुआ क्या, एक्चुअली दोस्तों उस समय क्या था, हमारे इकोनॉमी में एक बड़ी समस्या हो गई। क्या, कि मार्केट में जो मनी का फ्लो था, पैसा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और आपको पता है दोस्तों, अगर हर किसी के पास पैसा आएगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी।
होनी है। और उसी को बोलते हैं महंगाई, या आसान भाषा में एक नाम ने सुना होगा आपने, इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेशन, या आसान भाषा में महंगाई, है ना। तो ये समस्या आ गई उस समय। अब क्या किया जाए, जब बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, आरबीआई परेशान, सरकार परेशान, क्या करें क्या करें। तो इन दोनों ने मिलकर एक काम करा, इन दोनों ने मिलकर एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई, और उसी स्कीम का नाम रखा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखो नाम में आंसर है, मार्केट को स्टेबल करने वाली स्कीम। और याद रखना, एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है इसका फुल फॉर्म, दूसरा क्वेश्चन पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कब आई, 2004 में आई। अब इसमें क्या हुआ, इस स्कीम में आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने दोनों ने डिसाइड किया क्या, कि हम दोनों मिलकर इस मार्केट में जो एक्सेस मनी है उसको अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि इसे खत्म करेंगे। अब एक बात बताओ दोस्तों, अब कहने का मतलब ये हुआ, ये बाजार में इतना सारा पैसा है, इसको आरबीआई को अपने पास लेके आना है ना, या गवर्नमेंट को अपने पास लेके आना है। तो एक बात बताओ दोस्तों, क्या कोई तुम्हें फ्री में कुछ देता है? नहीं ना। अब तुम्हें किसी से पैसा निकलवाने हैं तो बदले में कुछ तो दोगे, एम आई राइट। भाई मैं हूँ, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जब भी तो मुझे सैलरी मिल रही है। आप हैं, आप जब बैंक में जॉब करेंगे दोस्तों, वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, गवर्नमेंट की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, जब भी तो आपको सरकार आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी। खाली बैठने में तो कुछ ना मिलने वाला। तो वही चीज़ आरबीआई को पता है, गवर्नमेंट को पता है, अगर इस पैसे को पब्लिक से खींच के अपने पास लाना है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। और आपको पता ही है दोस्तों, आजकल तो छोटे बच्चे को भी हर चीज़ चाहिए। अगर छोटे बच्चे के पास 10 रुपए का नोट चला गया तुम्हारा, तो बेटा आजकल छीन नहीं सकते। पहले ही बोलता है चॉकलेट दो चॉकलेट पापा, हाँ अंकल ही चॉकलेट दो, जब दूंगा उसे टॉफ़ी देनी पड़ती है, चॉकलेट देनी पड़ती है। अब सोचो बेटा, एक छोटा बच्चे में इतनी अकल है, तो ये तो पूरा मार्केट है, हम जैसे आप जैसे महान लोग हैं, है ना। तो अब क्या किया जाए, तो आरबीआई को पता है, गवर्नमेंट को पता है, अब क्या करना चाहिए। तो इन दोनों ने क्या करा, लालच बुरी भला है, चलो। तो आरबीआई गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, हम बॉन्ड लेके आते हैं, बाजार में बॉन्ड इशू करें, और इन पे इनको लालच दिया कि आप आइए, इन बॉन्ड में, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वही होती हैं दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड एक ही होती हैं, इनमें आप पैसा लगाओ और हम आपको हाई इंटरेस्ट देंगे। अब तुम्हें पता ही है दोस्तों, जैसे हाई इंटरेस्ट देंगे तो हमारे बड़े बड़े देश के लोग, अंबानी साहब, अडानी साहब, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग उस समय थे, उन लोगों ने सीधे इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और उनको दे दिया कागज का टुकड़ा, बॉन्ड क्या है, कागज का टुकड़ा, और बोल दिया तुम्हें ये मैच्योर हो जाएगा 10 साल बाद। कब हो जाएगा? 10 ईयर बाद मैच्योर हो जाएगा। 10 साल तो बहुत दूर है, प्रेजेंट को देखो ना, 10 साल किसने देखे हैं, है ना। बस खत्म कहानी, सारा पैसा इन बॉन्डों में चला गया, और मार्केट का जो एक्सेस मनी था वो खत्म हो गया, और नॉर्मल सिचुएशन कंट्रोल हो गई। तो यही प्रोसेस, यही स्कीम, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और आरबीआई और आरबीआई ने, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर, भाई सिक्योरिटी बेची ना, सेल करी, बाजार के एक्सेस मनी को एब्जॉर्व किया, इसी को बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्लियर? तो यानी कि आपको एक बात समझ में आया क्या, कि एमएसएस में क्या होता है, एमएसएस में एमएसएस में क्या होता है दोस्तों, कि आरबीआई और गवर्नमेंट बाजार में क्या बेचते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं, है ना, सेल करते हैं, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, किसको, मार्केट में, पब्लिक को। अब पब्लिक में दोस्तों हम और आप भी आते हैं, और कौन आते हैं, अंबानी साहब, अडानी साहब भी तो पब्लिक के हिस्से हैं। अब ये थोड़ी कि एलियन थोड़ी हैं भाई, ये भी हमारे तुम्हारी तरह सांस लेते हैं, है ना। तो इन जैसे लोगों को बेचते हैं, और जब इन लोगों को बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे, और तो क्या मिलेगा, पेशा मिलेगा, और पेशा को क्या कर लेते हैं, इसे मनी को एब्जॉर्व करके रख लेते हैं, यानी कि इसे अपने पास रखते हैं। अब एक बात याद रखना दोस्तों, जनरली वे में होता क्या है वो बताता हूँ। जनरली वे में होता यह है कि जब भी इस तरीके से बॉन्ड इशू होते हैं, पब्लिक से पैसा उठाया जाता है, तो सरकार क्या करती है, उन बॉन्ड में जो पैसा, उन बॉन्ड से जो पैसा मिला, उनको मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। आपके लिए मेले लगवा ली, सड़कें बनवा दी, पुल बनवा दिए, ट्रेन चलवा दी, बस चलवा दी, इंडस्ट्री बनवा दी, और यानी कि घूम फिर के पैसा बाजार में आ जाता है। भाई बात तो वही है, मार्केट में आया, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा और ऐसे आ गया, है ना। बात तो वही हो गई। इसलिए यहाँ पे इस स्कीम की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जब ये स्कीम लाई गई थी, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट को यही बोला, देखो सर, अगर आप ऐसा करोगे कि पैसा एब्जॉर्ब करोगे और फिर से इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो बात तो वही है, हमारी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। और इस समय मार्केट के हालात हैं गंभीर,
इसलिए आरबीआई ने बोला गवर्नमेंट से, आपको इस पैसे को बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना, और आरबीआई ने बोला ना ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। गवर्नमेंट ने बोला तो क्या करोगे? तो आरबीआई ने बोला गवर्नमेंट से, हम दोनों मिलकर एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे, और उस अकाउंट में इस एब्जॉर्व किए गए पैसे को रखेंगे, जिसको ना तो तुम टच करोगे और ना ही मैं टच करूंगा। और वही अकाउंट, जिस अकाउंट में इस पैसे को रखा गया, उसे बोलते हैं दोस्तों एमएसएस अकाउंट। और ये अकाउंट कौन मेंटेन करता है? आरबीआई के द्वारा मेंटेन होता है। क्लियर हो गया? तो मीन्स आरबीआई ने क्या बोला? पैसा एब्जॉर्व होगा, लेकिन इस खाते में रखा जाएगा और वापस नहीं जाएगा। अब आप दोस्तों खुद बताओ, जब इस तरीके से प्लानिंग किया होगा उस समय 2004 में जब स्कीम आई होगी, तो क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई होगी या नहीं हो गई? आप खुद सोचिए। ऑब्वियस हो गई होगी, क्योंकि पैसा गया सरकार के पास, आरबीआई के पास, और वो लॉक हो गया, है ना, बंद हो गया, बाजार में वापस रिटर्न होके नहीं गया। जब लगा नॉर्मल सिचुएशन हो गई, जब लगा हाँ भाई अब ठीक है, अब जरूरत है, तो धीरे धीरे इस फंड में से निकालते रहे पैसे, वो बाजार में चले गए, बस खत्म कहानी। ऐसे हमारा आगे की कहानी है। फिलहाल उस समय का हमारा जो मेन प्रोस्पेक्टस था, जो हमारा मेन पर्पस था आरबीआई गवर्नमेंट का, मार्केट में मनी को फ्लो को मैनेज करना, वो उन्होंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। क्लियर? तो यही स्कीम, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर मनी के फ्लो को मार्केट में मैनेज किया, इट्स कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या फिर एमएसएस। देखो लिखा है 2004 में आई थी, देखो लिखा है ना। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें, सेल ऑफ शॉर्ट ट्रेडेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्हें बेचा गया और वहाँ पे उसे रखा गया एक सेपरेट गवर्नमेंट अकाउंट में, जिसका नाम था, जो आरबीआई के साथ मेंटेन होता है, उस अकाउंट का नाम क्या था? एमएसएस अकाउंट, जो मैंने आपको बताया। ये वही चीज़ है। मेन क्वेश्चन इसमें एग्जाम में दो आते हैं, इसका फुल फॉर्म और ये स्कीम कब आई, ये आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एमएसएस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा जाता है, सेल, परचेज नहीं किया जाता। देखो लिखा है सेल ऑफ, है ना, ये इसकी जड़ है। क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो अगला हेडिंग समझ में आ जाएगा। अगला हेडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओएमओ। ओएमओ का पूरा नाम है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन। वाह, क्या नाम है दोस्तों इसका? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग है। चलो बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ओएमओ होता क्या है। देखो दोस्तों, अगर मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात करूँ, तो इसमें आप ऐसे समझ लो, इसके नाम में एक वर्ड आया है लास्ट में, ऑपरेशन। बच्चों ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अब ये मत समझिए कि ऑपरेशन मतलब सर का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन, नहीं। इट इज मीनिंग इज प्रोसेस। ऑपरेशन क्या है? एक प्रक्रिया होती है, जैसे एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी अफगानिस्तान में लोग फंस गए थे, है ना, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। चलाया गया क्यों? जहाँ पे हमारे इंडियंस लोगों को लाया गया वापस, है ना, तो ऑपरेशन देवी शक्ति, उसका नाम ऑपरेशन रखा था, नहीं रखा था? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ये, ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन मदद। तो इसका मतलब एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया गया तरीका या प्रोसेस। तो वही यहाँ पे, ये क्या है दोस्तों? ये भी एक ऑपरेशन है, जिसके थ्रू सिर्फ एक काम होता है, मार्केट में मनी के फ्लो को मैनेज किया जाता है। फ्लो ऑफ मनी मतलब, अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं भाई। फ्लो ऑफ मनी बिगड़ेगा कैसे? पहली कंडीशन, पैसा ज़्यादा हो जाए मार्केट में, ओवर हो जाए। और दूसरी कंडीशन कि भैया पैसा मार्केट में कम हो जाए, मनी कम हो जाए। ज़्यादा होता है तो एक बीमारी है, मैंने बोला था, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन लगती है। और इसका छोटा भैया होता है तो उससे बोलते हैं डिफ्लेशन लगती है। दोनों ही बीमारियां हैं, और बीमारी तो बच्चों छोटी हो चाहे बड़ी होती खतरनाक है। बीमारी तो बीमारी है, होना अच्छी बात थोड़ी है। अगर आपके पैर में छोटी सी चोट लगी हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी तो बीमारी है ना। बीमारी का तो सही होना अच्छा है ना। मीन्स अगर बाजार में इन्फ्लेशन आ जाए या डिफ्लेशन आ जाए, तो उन सिचुएशन को मैनेज करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल करता है कौन? आरबीआई। उसी को बोलते हैं दोस्तों ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और सेम फंडा है, इसमें भी कुछ नहीं करता आरबीआई। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है या फिर खरीदता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में मनी के फ्लो को मैनेज करता है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करेगा? अभी एमएसएस में पढ़ाया था, है ना। अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगा, बेचेगा तो भाई एक्सेस पैसा मिल जाएगा आरबीआई को, बाजार में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अगर उल्टा है तो क्या करेगा? या पहले सेल कराया, बाई करेगा, अब की बार खरीद लेगा, है ना। तो मतलब सेलिंग एंड बाइंग होती है, सेलिंग एंड परचेजिंग होती है किसमें? ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अंतर समझ में आया दोनों में, एमएसएस और इसमें?
दोनों का अंतर यही है, सेम प्रोसीजर पे काम करते हैं दोनों के दोनों, बस अंतर इतना है कि एमएसएस में ओनली पैसे को एब्जॉर्व किया जाता ओनली एब्जॉर्व होता है, और इसके लिए केवल सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है ना, ओनली सेल होता है, ओनली सेल। ओएमओ में एब्जॉर्व भी होता है और क्या होता है, इंजेक्शन भी होता है, मतलब ऐसे कह दो फ्लो ऑफ मनी को मैनेज करते हैं, केवल पैसा ही एब्जॉर्व नहीं करता, पैसा ही एब्जॉर्व नहीं करना होता, पैसा खींचना ही नहीं होता, जरूरत होगी तो अंदर एंट्री भी करेंगे उसकी, मतलब पैसा खींचेंगे और पैसा बाजार में डालेंगे, है ना, यानी कि एब्जॉर्व भी होता है पैसा और इंजेक्ट भी होता है मार्केट में। इंजेक्शन कह दो, इंजेक्ट मतलब अंदर, इंजेक्शन या सुई पेट के शरीर के अंदर घुसती है ना, वैसे मार्केट में पैसा घुसते हैं। एब्जॉर्ब मतलब खींचना, है ना, तो मतलब पैसे को बाजार में डाला जाता है या उसे खींचा जाता है, और यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, बाइंग और सेल, बट यहाँ पे केवल एमएसएस में सेल होता है। तो उसका मतलब यही तो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब वो तरीका जिस तरीके में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में मनी के फ्लो को मैनेज करने के लिए या तो सिक्योरिटी को बेचेगा या सिक्योरिटी को खरीदेगा, इस कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसे ये बोलते हैं दोस्तों ओएमओ या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट हो, डोंट वरी, लाइव क्लास जब अगली होगी, जैसे कि कल 11:30 बजे होगी, तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा, परेशान काहे को होते हो दोस्तों, है ना। चलिए, तो ये थे चारों को चारों जो मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी फिनिश। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, भाई कमेंट वमेंट में कुछ बता दे करो यार, अच्छा अच्छा लगता है तो थोड़ा मुझे तो मोटिवेट करो, हमेशा मुझसे ही मोटिवेशन की उम्मीद चाहते हो क्या, भाई मैं भी तो इंसान हूँ यार, थोड़ा हमें भी मोटिवेट करो, थोड़ा अच्छा अच्छा लिखो, थोड़ा बताओ यार, अच्छा लगता है, समझ में आता है नहीं, आप कमेंट में कुछ लिखते नहीं हो तो मुझे क्या पैसा सकते हो, मैं अंतर्यामी तो होनी भाई, बाबा बाबा तो होनी है ना, मैं बाबा राम रहीम बाबा आसराम तो होनी भाई, है ना, एक नॉर्मल आपकी तरह इंसान है, थोड़ा बताया करो, ठीक। चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अभी 6 अक्टूबर से कुछ न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं हमारे अकेडमी पे, तो इनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मेरा भी रणविजय बैच चल रहा है एक, है ना, सीईटी का, तो इनका बेनिफिट लो, और एक अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते रहा करो। आज के डाउट फीचर है, इसका भी यूज़ कर ले करो यार, बढ़िया है, प्लस वाले बच्चों के लिए। देखो अनअकैडमी टेस्ट होता है हर संडे सुबह 10 बजे होता है, इसको बेनिफिट लेते थे, है ना। और भी बहुत अच्छी चीज़ है, और याद रखना कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेता है बेटा, तो मेरा रेफरल कोड लगा दे करो, गेट लाइव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो भाई, घंटे दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाया करे क्लास का। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल 11:30 बजे, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।